Hey everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains और हम कर रहे हैं यहाँ पे नाउन के केसेस। नाउन के 5 केसेस होते हैं। नॉमिनेटिव केस मतलब अगर आपका जो नाउन है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे है। ऑब्जेक्टिव केस अगर आपका नाउन ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है। एक्यूजेटिव केस अगर आपका नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट तो है लेकिन वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। डेटिव केस अगर आपका जो नाउन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और वोकेटिव केस अगर आपका जो नाउन है उसको कोई बुला रहा है, ठीक है, लाइक स्टूडेंट्स आई वांट योर अटेंशन ओवर हियर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बुला रही हूँ तो आप जो हो मेरे वोकेटिव केस हो गए, ठीक है। एक्यूजेटिव केस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस का ही एक टाइप होता है। डेटिव केस और मतलब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एक्चुअली, इसीलिए डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस जो होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव केस का ही टाइप होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा पजेसिव केस, और पजेसिव केस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पजेसिव केस के इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एनसीईआरटी की बुक्स में आपको पीछे आपको पजेसिव केस के बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। पजेसिव केस का मतलब अब हम पजेसिव मतलब पजेसिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे अभी हम। पजेसिव मतलब इस वर्ड में आता है एक और वर्ड पोजीशन। पोजीशन मतलब कोई चीज जब किसी को बिलोंग करती है, ठीक है। ये मेरा पेन है तो मैं क्या बोलती हूँ, दिस इज स्वाति's पेन। ये स्वाति का पेन है, दिस इज स्वाति's पेन, ठीक है। वैसे तो ये मैग्नेट ब्रेन का पेन है तो मैग्नेट ब्रेन्स पेन ऐसा बोलना चाहिए मुझे। लेकिन a noun is said to be in the possessive case if it denotes possession और ownership। अगर कोई भी नाउन जो है वो बता रहा है कि ये इसका है, ये उसका है, तो इसकी उसकी अगर आ रहा है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं possessive case की। A noun or pronoun in the possessive case is governed by the noun that follows it। मतलब जैसे कि स्वाति's पेन, तो स्वाति के बाद एक और नाउन आ रहा है, ठीक है। स्वाति एक नाउन है, ये एक प्रॉपर नाउन है। स्वाति के बाद एक और नाउन आ रहा है पेन, तो ये क्या है, दोनों रिलेटेड हैं। क्यों, मतलब एक बता रहा है कि जो दूसरा नाउन पे इसकी ओनरशिप है। जैसे अगर मैं स्वाति हूँ, मैं तो स्वाति हुई, और ये पेन है तो मैं बता रही हूँ स्वाति's पेन, तो इस पेन पे मेरी ओनरशिप है, मतलब इस पेन पे मेरा अधिकार है, ये मेरे से रिलेटेड है, मेरे को बिलोंग करता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस इज योर पेंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ये स्वाति's पेन, तो यहाँ पे मैं एक प्रोनाउन की बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला दिस इज योर पेंसिल, ये तुम्हारी पेंसिल है। इट इज आवर आइडिया, ये हमारा आइडिया है। जॉन सिस्टर हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड, तो जॉन की सिस्टर जो है हॉस्पिटलाइज्ड है। तो योर, आर एंड जॉन्स, ये सारे को आप बोलते हो पजेसिव केस, जहां पे भी आप बात कर रहे हो किसी भी चीज जो दूसरे से बिलोंग करती है। दिस इज योर पेंसिल, ये तुम्हारी पेंसिल है। इट इज आवर आइडिया, ये हमारा आइडिया है। जॉन सिस्टर हैज बीन हॉस्पिटलाइज, जॉन की सिस्टर हॉस्पिटलाइज हुई है। अब जो पजेसिव केस है डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजीशन, इट इज यूज्ड टू डिनोट ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड एक्सेट्रा। अब जैसे मैं बता रही हूँ कि प्रेमचंद नॉवेल या लेट्स से जेके रावलिंग कौन है, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी है, तो जेके रावलिंग्स नॉवेल्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेके रावलिंग की नॉवेल है, वो बुक वो हमको मिलेगी नहीं, जेके रावलिंग के द्वारा लिखी गई है। हम वहाँ पे बता रहे हैं कि वो उसकी ऑथर है। तो यहाँ पे जैसे प्रेमचंद के नॉवेल्स, तो ये नहीं है कि सारे नॉवेल जो है वो प्रेमचंद के घर से उठा के लेके आए हम, ठीक है। इट इज, ये हमको सिर्फ यहाँ पे ऑथरशिप बता रहा है। अब मदर्स लव, एक जो माँ का प्यार होता है, ठीक है। अब मदर्स लव यहाँ पे है, इसका मतलब कि जो एक माँ का प्यार होता है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी ही माँ का होगा, वो एक बेसिक जनरलाइज स्टेटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर स्पीच, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जो स्पीच जो प्राइम मिनिस्टर ने दी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पीच उन्हीं की, अब वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ने वो स्पीच दी है। मिस्टर तिवारीज हाउस, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं बिलोंग करने का, द हाउस वेयर द तिवारी लिव्स, बेसिकली यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि वो घर उनका है, ठीक है। अ मंथ्स हॉलीडे, मेरे को एक महीने की छुट्टी चाहिए। अ मंथ्स हॉलीडे,
ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं हॉलीडे विच लास्ट अ मंथ, एक मंथ का पूरा हॉलीडे। अब जब पॉजिटिव केस आता है ना तो कुछ चीजें समझो, या तो तुम यूज करोगे वर्ड्स लाइक माई, योर, आर, देयर, या तो तुम बात करोगे स्वाति और इसके साथ लगाओगे तुम एक अपॉस्ट्रोफी और लगाओगे एस और उसके बाद कोई दूसरा नाउन। अब हम बात करने वाले हैं इसी चीज की कि आप पॉजिटिव जो नाउन्स होते हैं इनको कैसे फॉर्म करते हो। पॉजिटिव नाउन में अभी तुम्हें क्या समझ में आया है? पॉजिटिव नाउन का मतलब होता है जब कोई चीज किसी दूसरे चीज से बिलोंग करती है, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरा पेन है, वो तुम्हारा पेन है, वो तुम्हारा जो तुम्हारे घर में वो जो वॉल पे पेंटिंग लगी है ना वो तुम्हारी पेंटिंग है या तुमने बनाई है, ठीक है। या वो तुम बोलोगे कि वो मेरी मॉम ने बनाई है वो पेंटिंग, मॉम्स पेंटिंग, माय पेंटिंग। सो ये सारी चीजें जो बता रही है वो किस चीज से बिलोंग करती है या वो किसी तरीके से बताती है ओनरशिप। जैसे दिस इज इंडियाज फ्लैग, इंडियाज फ्लैग या इंडियन फ्लैग हो जाता है। इंडियन फ्लैग अगेन हम जब पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव आ जाएगा, लेकिन इंडिया का फ्लैग इंडियाज फ्लैग, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज किसी को बिलोंग करती है या उस चीज से आप उसको रिलेट कर रहे हो। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रोहित्स फादर इज द मैनेजर। रोहित के फादर एक मैनेजर हैं। The elephant's trunk is long. एलिफेंट का ट्रंक बहुत लंबा है। The boy's father is a doctor. उस लड़के के फादर एक डॉक्टर हैं। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? देखो, पहला नाउन है रोहित, दूसरा नाउन है फादर। पहला नाउन है एलिफेंट, दूसरा नाउन है ट्रंक। पहला नाउन है बॉय, दूसरा नाउन है फादर। तो यहाँ पे जो पहला वाला है ना, रोहित के फादर, एलिफेंट का ट्रंक, बॉय के फादर। तो यहाँ पे आपने बात करी है पोजीशन की, ठीक है। आप क्या बात कर रहे हो? इसका, बॉय का। तो यहाँ पे हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया? पहला रूल क्या है हमारा? अगर नाउन पॉजिटिव केस में है, आर इन द सिंगुलर नंबर, द पॉजिटिव केस इज फॉर्म्ड, the possessive case is formed by adding an apostrophe and an s to the noun. अगर हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, मैंने बात करी एक लड़के के फादर की, एक एलिफेंट के ट्रंक की, तो मैं एक सिंपल अपॉस्ट्रोफी लगा के s लगा दूंगी, ठीक है। जैसे कि बॉयज फादर, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, लेकिन ये मैं करूंगी जब मेरे पास एक सिंगुलर नाउन होगा। व्हाट इफ मेरे पास वर्ड होता बॉयज? अब मैं बॉयज के साथ क्या लगाऊंगी? बॉयज के साथ फिर एपोस्ट्रोफी और फिर ऐसा बोलूंगी। इसको कैसे? बॉयज, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। If a proper name ends with an s, you can add just the apostrophe or an apostrophe and an s. अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। मतलब चलो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने एक चीज पढ़ी है, अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन है, सिंपल एक अपॉस्ट्रोफी और एक एस लगेगा। मान लो तुम किसी प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हो और वो प्रॉपर नाउन एस में एंड होता है, जैसे कि सुहास, एक नाम है सुहास। अब ये सुहास नाम जो है ये किस में एंड कर रहा है? ऑलरेडी एस में एंड कर रहा है। तो मुझे किस तरीके में सुहास सिस्टर बोलूंगी? मैं इसमें दो काम कर सकती हूँ, या तो मैं इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा के, जैसे सुहास का डॉग, सो सुहास डॉग बोल सकती हूँ, या तो मैं एक और काम कर सकती हूँ, सुहास लिख के मैं सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी लगाऊंगी, एस नहीं लगाऊंगी और सीधा लिख दूंगी डॉग, ठीक है। इसका मतलब भी यही होगा, सुहास का डॉग, सुहास डॉग, सुहास डॉग। अब यहाँ पे क्योंकि आप जिस तरीके से बोलोगे ना वो अच्छा साउंड नहीं करेगा, लेकिन राइटिंग के टाइम पे ये भी राइट है और ये भी राइट है। सुहास डॉग ही बोलोगे, सुहास डॉग नहीं, मतलब सुहास डॉग बोलोगे आप, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो बोलने में कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट रूल क्या है? The letter S is omitted when too many hissing sounds would come together. जैसे मान लो बहुत सारे S ऑलरेडी हैं, जैसे कि for goodness sake, अब goodness में ऑलरेडी S है, अब इसमें तुमने एक और S लगा दिया तो ये S ही बन जाएगा,
इसीलिए हम नहीं करेंगे वो काम, हम सिर्फ क्या करेंगे, एक अपॉस्ट्रोफी लगा के बात खत्म करेंगे। फॉर जस्टिस सेक, जस्टिस में ऑलरेडी साउंड आ रहा है, हिसिंग साउंड बोलते हैं इसको, इसीलिए सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी लगाओगे, एस नहीं लगाओगे। दिस इज द बॉयज बेडरूम। अब हम यहाँ बात करें जो मैंने 2 मिनट पहले स्टार्ट करी थी, मान लो कोई प्लूरल है, ठीक है, तो अगर कोई प्लूरल है जैसे कि लिखा हुआ है बॉयज बेडरूम, तो यहाँ पे ऑलरेडी उसमें एस है, बस एक अपॉस्ट्रोफी लगाओ और बात खत्म करो। यू डोंट हैव टू पुट अनदर एस टू इट, ठीक है। माई पेरेंट्स हाउस इज अ लवली ओल्ड वन, देखो यहाँ पे पेरेंट्स में अपॉस्ट्रोफी लगा के बात खत्म कर दी, ठीक है, यहाँ पे हमने अपॉस्ट्रोफी के बाद एक और एस नहीं लगाया है। द सिजर्स हैंडल्स जस्ट स्नैप्ड ऑफ, मतलब जो कैंची के हैंडल थे वो टूट गए, स्नैप मतलब टूट जाना, तो यहाँ पे भी सिजर्स में ऑलरेडी बड़े सारे एस हैं, तो हम एक और एस नहीं लगाएंगे। हमने पॉजिटिव केस की अभी तक 3 चीजें समझी हैं। पहला, अगर सिंगुलर है तो एक अपॉस्ट्रोफी लगाओ, एस लगाओ, बात खत्म करो। अगर मान लो कि उसमें बहुत सारे मतलब अगर कोई प्रॉपर नाउन है, अगर कोई प्रॉपर नाउन है मतलब किसी जगह का नाम है, किसी इंसान का नाम है, किसी सिटी का नाम है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का नाम है, प्रॉपर नाउन है अगर वो, तो और अगर वो एंड में एस आ रहा है तो तुम या तो अपॉस्ट्रोफी लगाओ और एस मत लगाओ, या तुम अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगा भी सकते हो, इन दोनों में कहीं कुछ गलती नहीं है। और थर्ड चीज़ अभी हमने पढ़ी कि अगर बहुत सारे हिसिंग साउंड आ रहे हैं तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाओ, एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्लूरल है जैसे बॉयज़ है, गर्ल्स है, डॉक्टर्स हैं, तो बस अपॉस्ट्रोफी लगाओ, एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, अगर कोई कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन हमने पढ़ा था क्या होता है, 2 नाउन्स टुगेदर, या एक एडजेक्टिव और एक नाउन, या एक वर्ब एक नाउन, बेसिकली 2 वर्ड्स जब आप कंबाइन करके एक नया वर्ड बना देते हो उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो अगर कोई भी कंपाउंड नाउन है, चेंज ओनली द लास्ट नाउन टू पॉसेसिव, मतलब एग्जाम्पल देखो, माइक एंड मैरीज न्यू लॉफ्ट अपार्टमेंट इज रियली नीट, ठीक है, ये कंपाउंड नाउन नहीं है। यहाँ पे हम बात करें 2 लोगों की, अगर मैं बोलूंगी स्वाति एंड सुरभीज न्यू अपार्टमेंट इज रेडी, मैं अगर 2 लोगों की बात कर रही हूँ कि इसका और उसका जो अपार्टमेंट है, तो मैं जो सेकंड नाम आएगा सिर्फ उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाऊंगी, पहले वाले में नहीं लगाऊंगी। प्लीज टेल एनी एंड साराज मदर, इनकी मम्मा को, जैसे कि है ना पप्पू और सोनू की मम्मा को बता दो, पप्पू और सोनू की मम्मा को, क्या हम बोलते हैं, पप्पू की मम्मा और सोनू की मम्मा को बता दो। हिंदी में हम जैसे बात करते हैं ना वैसे में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या बोला हमने, पप्पू और सोनू की मम्मा को बता दो, तो सिर्फ जो सेकेंड वर्ड है ना उसमें मैं अपॉस्ट्रोफी लगाऊंगी। अगर इसी तरीके से हम जैसे बेडरूम बोलते हैं ना, तो बेड्स एंड रूम्स नहीं बोलेंगे, बेडरूम्स आ जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट रूल कि अगर आपका इफ द पोसेसर इज अ बिल्डिंग, an object or a piece of furniture, you don't need to add an apostrophe to show position. See the examples below for reference. अब इस चीज को समझो, अगर तुम कहीं ऐसी जगह की बात कर रहे हो जो किसी बिल्डिंग की बात कर रहे हो, या तुम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, या किसी फर्नीचर के पीस की बात कर रहे हो, तो तुम ये नहीं बोलोगे आई वॉज देयर इन द होटल्स रूम। होटल एक बिल्डिंग है तो तुम नहीं बोलोगे आई वॉज देयर इन द होटल्स रूम, व्हाट वुड यू से, यू विल से होटल रूम, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे। हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फटाफट। द मेड क्लीन द होटल्स रूम, रॉन्ग, द मेड क्लीन द होटल रूम, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। वी मेट इन द ऑफिस लॉबी, रॉन्ग, वी मेट इन द ऑफिस लॉबी। शट द कार्स डोर, नहीं, शट द कार डोर, ओके। अब आता है आपका रूल नंबर 5, two or more connected nouns implying separate positions must take separate possessive signs. अगर मान लो 2 आपके पास सेपरेट नाउन्स हैं, लिखे साथ में गए हैं लेकिन वो अलग अलग चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रेमचंद की और शेक्सपियर की नॉवेल्स, तो यहाँ पे 2 अलग अलग बंदे हैं, तो हम प्रेमचंद में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे और शेक्सपियर में भी, क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं प्रेमचंद और शेक्सपियर की नॉवेल्स जो हैं मतलब वो जैसे कि राम और श्याम का घर, तो एक ही घर है जो 2 लोगों को बिलोंग करता है। यहाँ पे दोनों की बुक्स अलग अलग हैं, यहाँ पे दोनों की बुक्स अलग अलग हैं, तो ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस।
मोहन्स एंड सोहन्स कार्स, तो भाई मोहन की कार अलग है और सोहन की कार अलग है। अगर मान लो मोहन के पास BMW है, सोहन के पास जो एक ऑल्टो है, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो मोहन और सोहन की कार, बहुत बुरा मान जाएंगे दोनों। तो दोनों की अलग अलग कार है, इसलिए हम दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। ओके, अब आता है आपका रूल नंबर 6। द पॉसेसिव केस इज यूज्ड विद द नेम ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि मैंने बताया था नाउन्स, प्रोनाउंस, कोई भी हो, ग्रामर में हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं। तो जब आप किसी पर्सोनिफाइड बात की, जैसे इंडिया के हीरोज, इंडिया के हीरोज, इंडियाज हीरोज। अच्छा एक चीज, कभी भी जब आप एक नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हो ना, तो आप उसमें ये मत बोलो डोर का हैंडल, डोर्स हैंडल, हैंडल ऑफ द डोर। नॉन लिविंग थिंग में इस तरीके से अपॉस्ट्रोफी एस यूज नहीं करोगे, जैसे कि बॉटल्स कैप नहीं बोलोगे, कैप ऑफ माई बॉटल, ठीक है। पेन की इंक, पेन्स इंक नहीं, इंक ऑफ द पेन। इसमें कभी भी आप पॉसेसिव केस इस तरीके से यूज नहीं करोगे, अपॉस्ट्रोफी के साथ यूज नहीं करोगे। लेकिन कहीं कहीं जब हम चीज़ों में लॉज की बात करते हैं या हम उसे पर्सोनिफाई कर देते हैं। पर्सोनिफाई का मतलब होता है जब हम उसको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीट करने लग जाते हैं, एज ए ह्यूमन ट्रीट करने लग जाते हैं। जैसे इंडिया के हीरोज, इंडिया को हम अपनी माँ मानते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है। नेचर्स लॉ, प्रकृति को भी हम एक इंसान के तरीके से देखते हैं, माँ की तरह से देखते हैं, इसीलिए नेचर्स लॉज। डेथ्स डोर, मौत की दीवार, मौत को भी जो है ना हम थोड़ा बड़ा चढ़ा के देखते हैं, इसीलिए हम वहां पे डेथ्स डोर बोलते हैं। फॉर्च्यून स्माइल, फॉर्च्यून स्माइल मतलब बड़ी ही प्यारी स्माइल, एकदम मतलब $1,000,000 स्माइल टाइप की है। उसके बाद हो गया ड्यूटीज कॉल, ठीक है। जैसे नेचर्स कॉल बोलते हैं, नेचर्स कॉल मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपको मान लो यू हैव टू विजिट द वॉशरूम, सपोज यू आर सिटिंग इन अमिड ऑफ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ बैठे हो और आपको वॉशरूम जाना है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, और किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मत बोलो आई हैव टू विजिट द वॉशरूम, बोलो आई हैव टू अटेंड नेचर्स कॉल, मुझे नेचर का कॉल अटेंड करने जाना है। तो दिस विल साउंड मच बेटर, ठीक है। वर्ड्सवर्थ पोम, द लायंस माइन एक्सेट्रा। तो इस तरीके से जब भी आप कोई चीज़ को पर्सोनिफाई करते हो उसमें आप अपॉस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द पॉसेसिव केस इज यूज्ड व्हेन द नेम्स ऑफ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, जैसे कि सन्स रेज, गॉड्स विल, हेवेंस विल, द माइंड्स आई एक्सेट्रा। यहाँ पे भी आप क्या बात कर रहे हो, इसमें भी थोड़े से ना आप बड़े बड़ी चीज़ों की बात कर रहे हो। सन की रेज, जैसे सन तो एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसके बाद भी हम द रेज ऑफ सन भी बोल सकते हैं और सन्स की रेज भी बोल सकते हैं। गॉड की, अब ये गॉड की इच्छा है तो गॉड्स विल, हेवेंस विल, अब ऊपर वाला चाहता है, तो ये सारी जगह पे आप अपॉस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हो। द पॉसेसिव केस इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ टाइम, स्पेस एंड वेट। अब जब आप टाइम, स्पेस और वेट की बात कर रहे हो तब आप पॉसेसिव केस को कैसे यूज करते हो, जैसे कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, आई वॉन्ट 1 डेज लीव, मुझे ये जो है ये वीक के एंड तक मिल जाना चाहिए, वीक्स एंड। मुझे एक दिन की जर्नी पे जाना है, अ डेज जर्नी। अ मंथ्स हॉलीडे, 3 years सर्विस, मैं 3 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, सो आई हैव बीन हियर फॉर 3 years एंड आई हैव गिवन यू अ 3 years सर्विस, ठीक है। जब मैं स्पेस की बात कर रही हूँ, मैं स्पेस की कैसे बात करूंगी, जैसे कि ये मेरा घर तुम्हारे घर से कितना दूर है, अरे एक पत्थर फेंकूंगा तो पहुंच जाऊंगा, मतलब इतना पास है कि मैं पत्थर फेंकूंगा तो वहां तक पहुंच जाएगा। इट इज एट अ स्टोन्स थ्रो, इट इज एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब इतना पास है। अ हेयर्स ब्रेथ, मतलब कि इतने पास है कि हेयर जो है बाल बराबर जगह नहीं है वहां पे। अ फुट्स लेंथ, ठीक है, मतलब कि ये कितना पास है, कितना डिस्टेंस था, 1 फुट लेंथ का डिस्टेंस होगा, मतलब इतना डिस्टेंस होगा। अब इसमें जब हम वेट की बात करते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, अ पाउंड्स वेट, अ टन्स वेट, यू नो इट वाज अ टन्स, उसका वेट कितना होगा, इट मस्ट बी अ पाउंड्स वेट और अ टन्स वेट। तो इस तरीके से हम अपॉस्ट्रोफी को टाइम, स्पेस और वेट में यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे है पॉसेसिव केस की एक्सरसाइजेस, और इसको करने के बाद हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। द हाउस रूफ वॉज ब्लोन ऑफ इन द स्टॉर्म, क्या ये सही है, हमें यहाँ पे सब करेक्ट करने हैं।
अब मुझे एक बात बताओ, किसका रूफ? हाउस का रूफ, ठीक है। तो हाउस जो है, हम हाउसेस रूफ बोलेंगे या रूफ ऑफ द हाउस बोलेंगे? हम बोलेंगे द रूफ ऑफ द हाउस। हैव यू सीन टैगोर्स द पोएट्स पेंटिंग्स? अब यहाँ पे बताओ क्या गलती है। हैव यू सीन टैगोर्स द पोएट्स पेंटिंग्स, क्या गलती है यहाँ पे? सोचो। These are the students' bags. These are the students' bags who are playing. अब यहाँ who are playing मतलब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट की स्पेलिंग जो है वो उसने क्या किया है, उसने सिंगुलर लिखी है। तो यहाँ क्या गलती है? It is his mother's brother's son's house. मम्मी के भाई के बेटे का घर है। लेकिन क्या आप इसको लिटरली ऐसे लिखोगे? नहीं लिखोगे। तो अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। हम लिखेंगे द रूफ ऑफ द हाउस वॉज ब्लोन ऑफ इन द स्टॉर्म। द पॉजिटिव केस इज नॉट नॉर्मली यूज विथ नॉन लिविंग थिंग्स। आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं करते हो। सेकेंड, हैव यू सीन टैगोर द पोएट्स पेंटिंग्स? मतलब when two nouns in the possessive case are in opposition, the s is added to the second noun. मतलब जब आप दो लोगों की बात कर रहे हो, opposition case in opposition क्या होता है? जब मैं बात कर रही हूँ, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि स्वाति द टीचर्स बैग, दिस इज स्वाति द टीचर्स बैग। मतलब यहाँ पे मैं स्वाति भी मैं हूँ और टीचर भी मैं हूँ, तो वो मेरे को ही थोड़ा सा मेरे बारे में थोड़ी और बात कर रहे हैं, मेरे बारे में ही थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो टैगोर द पोएट्स हाउस, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सेकेंड वाले में अपना अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अब है दीज आर द बैग्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बात करी? बैग्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको हम स्टूडेंट्स अपॉस्ट्रोफी एस बैग्स भी कर सकते हैं, लेकिन हम बात करें नॉन लिविंग थिंग की, बैग्स की बात करें, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? बैग्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इट इज हिज कजन्स हाउस। भाई माँ के, मम्मी के बेटे, मम्मी के भैया के बेटे की इतने बात करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली वो उसका दूर का भाई है, पास का भी हो सकता है, आप बस बोलो कजन्स हाउस। ठीक है, दैट्स इट। अब आता है केस इन अपोजिशन, जो मैंने आपको बोला था कि अभी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। व्हेन अ नाउन फॉलोज अनदर नाउन और प्रोनाउन डिनोटिंग द सेम पर्सन। इसका मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ देखो, एलिस माई सिस्टर इज अ जर्नलिस्ट। मतलब एलिस और उसकी सिस्टर, हम एक ही इंसान के बारे में जब बात कर रहे हैं उसे बोलते हैं केस इन अपोजिशन। ठीक है, इस केस में क्या होता है? एलिस माई सिस्टर इज अ जर्नलिस्ट, दे कॉल्ड जॉन द डॉक्टर। यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे जॉन और डॉक्टर एक ही है। ठीक है, और जब आपके पास केस इन अपोजिशन होता है तब आप सेकेंड वाले में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हो, फर्स्ट वाले में नहीं लगाते हो। हियर द नाउन एलिस एंड माई सिस्टर रेफर टू द सेम पर्सन। Similarly, the noun John and the doctor, they also refer to the same person. Here the noun my sister is case in opposition. ये जो sister है ये है case in opposition, जो second number पे आया है। Similarly, the doctor जो है ये क्या है? case in opposition है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास एक एक्सरसाइज है, फटाफट देख लेते हैं। इन इंग्लिश कितने टाइप के केसेस होते हैं? टोटल मेनली बेसिकली कितने टाइप के केसेस होते हैं? तो हमारे पास है करेक्ट आंसर 5। कौन कौन से केसेस होते हैं? सब्जेक्टिव केस, या जिसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, पॉजेसिव केस, या जिसको जेनेटिव केस भी बोलते हैं। ठीक है, पॉजेसिव केस को जेनेटिव केस भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूसेटिव केस भी बोलते हैं, डेटिव केस और वोकेटिव केस। 5 केसेस हो गए हमारे पास। अब आता है यहाँ पे आपके पास सेकेंड क्वेश्चन, एलिस इज थिंकिंग ऑफ लीविंग द कंट्री। यहाँ पे एलिस क्या है? हु इज थिंकिंग ऑफ लीविंग द कंट्री? एलिस इज थिंकिंग, मतलब एलिस मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। ठीक है, इस तरीके के ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। एलिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब आपके पास है यहाँ पे, दिस इज एरिक्स लैपटॉप। हियर ये एरिक का लैपटॉप है, एरिक का हम बात कर रहे हैं पोजेशन की, इसका मतलब ये हो गया आपका जो है यहाँ पे पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहा
आर यू कमिंग टू द पिकनिक? हियर स्नेहा क्या हुई यहाँ पे? स्नेहा, अब आप किसी को बुला रहे हो और जब हम किसी को बुलाते हैं तब हम उसे कहते हैं वोकेटिव केस, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? वोकेटिव केस। अब है आई सपोर्टेड टीम ए इन द मैच। हियर टीम ए, अब यहाँ पे है आई सब्जेक्ट, उसने सपोर्ट किया टीम ए को। टीम ए जो है वो क्या है तुम्हारा? व्हाट इज टीम ए? टीम ए तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आई सपोर्टेड, क्या सपोर्ट किया तुमने? मैच में किसको सपोर्ट किया? टीम ए को, इसीलिए तुम्हें टीम ए तुम्हारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया तुम्हारा डेटिव केस। ठीक है, अब यहां पे देखो, everyone was looking at her, everyone was looking at her, everyone है तुम्हारा सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, क्या कर रहे थे वो लोग इसको देख रहे थे। लुकिंग एट हर, एट मेरा प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन के बाद जब हर आएगा तो यह है मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन, विच मीन्स ये मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। अब आया आपका 7th क्वेश्चन, यू कम हियर। हियर, अब यू अगेन तुम किसी को बुला रहे हो, यू कम हियर, यू क्या हो गया? वोकेटिव केस। यू क्या हो गया? वोकेटिव केस। ठीक है, तो यहां पे आ गया तुम्हारा आंसर वोकेटिव केस। अब है जिम इज कमिंग हियर विद हिज आंट। जिम यहां पे आ रहा है विथ हिज आंट, यहां पे हिज क्या है? विथ हिज आंट, अगेन उसकी आंट के साथ पोजीशन की बात हो रही है, तो यहां पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव केस। ठीक है, अब आपके पास आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पे तुमको क्या करना है? करेक्ट पॉजिटिव फॉर्म लिखना है। मैंने तुम्हें बताया था पॉजिटिव फॉर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस आती है। माई सिस्टर इन लॉ का होम, तो मैं क्या बोलूंगी इसको? माई सिस्टर इन लॉज होम। ठीक है, द एडिटर इन चीफ। अब यहाँ पे देखो, ये सारे तुम्हारे कंपाउंड नाउन्स है, तो कंपाउंड नाउन्स में हम अपना अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं लास्ट में। माई सिस्टर इन लॉज होम, एडिटर इन चीफ्स ऑफिस, ऑफिस ही था ना, ओपिनियन। ओके, द नोटरी पब्लिक सिग्नेचर, तो यहां पे इसका क्या हो जाएगा? नोटरी पब्लिक सिग्नेचर। द मेड सर्वेंट रूम, द मेड सर्वेंट्स रूम। मिसेस परवेज शॉफर, शॉफर मतलब जो आपका पर्सनल ड्राइवर होता है, तो मिसेस परवेज शॉफर। अब परवेज में ऑलरेडी इज आ रहा है, तो तुम सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। शेथ पब्लिशिंग हाउस बुक, तो यहाँ पे शेथ पब्लिशिंग हाउस में सिर्फ यहाँ पे बुक ऑफ शेथ पब्लिशिंग हाउस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम यहाँ पे बात करें एक नॉन लिविंग थिंग की, तो हम बोलेंगे बुक ऑफ शेथ पब्लिशिंग हाउस, क्योंकि बुक एक नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन अगर बोलते शेथ पब्लिशिंग हाउस का डोर, तब मैं इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाती, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग की बात कर रही हूँ। वाइस प्रेसिडेंट्स एंड पॉटनेक्स और पॉटनीस, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास सिमिलरली और क्वेश्चंस हैं, सो लुक एट दीज क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड, ट्राई टू आंसर, पॉज द वीडियो एंड नाउ यू कैन लुक एट द आंसर्स। चेक करो कितने लोगों के आंसर्स सही आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। जस्ट अंडरस्टैंड कि जहां बहुत ज्यादा एस का साउंड आएगा, जैसे यहाँ पे आया है प्रिंसेस, तो मैंने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा के छोड़ दिया, एक और एस नहीं लगाया है। ठीक है, दैट्स इट। सो गाइज, दीज आर द आंसर्स एंड वी हैव गॉट अनदर एक्सरसाइज, जहां पे हम सब देखने वाले हैं कि कौन सब्जेक्ट है, कौन प्रेडिकेट नाउन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, सी वी हैव गॉट ऑलमोस्ट लाइक 20 क्वेश्चंस आर देयर। इन 20 क्वेश्चंस में आपको सब बताना है कि जैसे कि आर्टिकल जो भी अंडरलाइन है ये कौन सी जगह पे है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव है। तो क्या होगा, जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी ना, आप कोई भी केस बता पाओगे इजीली।
ठीक है, तो ये लास्ट एक्सरसाइज है नाउन केसेस की, तो हम इसको फटाक से देख लेते हैं। एक बार इसका क्वेश्चन रीड करेंगे। तो अब इंडिकेट द केस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, राइट नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस अंडर द वर्ड, ऑन द लाइन टू द राइट इंडिकेट वेदर द वर्ड इज अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट नाउन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। बेसिकली क्या करना है आपको, जैसे यहाँ आपको एक क्वेश्चंस दिए हैं और यहाँ आपको एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, पहले तो ये बताना है कि वो जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो कौन से केस में, और फिर ये भी बताना है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो हम ये बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई रेड दैट आर्टिकल येस्टरडे, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, आई रेड दैट आर्टिकल येस्टरडे। अब यहाँ पे आई मेरा सब्जेक्ट है और मैंने क्या किया, आई हैव रेड एन आर्टिकल। तो मैंने क्या रीड किया, मैंने एक आर्टिकल रीड किया, तो आर्टिकल क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आर्टिकल मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव केस। तो इस तरीके से हम आंसर्स बताएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल था, लेट्स बिगिन। अ स्ट्रेंजर नॉक्ड ऑन द डोर, अ स्ट्रेंजर नॉक्ड ऑन द डोर, who knocked on the door, who knocked on the door, स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर मेरा सब्जेक्ट हुआ, जो सब्जेक्ट होता है अगर नाउन तो उसे हम कौन सा केस कहते हैं, उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया स्ट्रेंजर आपका नॉमिनेटिव केस। अब है माधव इज सिटिंग ऑन द चेयर, माधव इज द सब्जेक्ट, माधव कहाँ बैठा है, चेयर पे बैठा है, सिटिंग ऑन द चेयर। अब यहाँ पे आ रहा है मेरा प्रीपोजिशन, तो ये है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसको अपन ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूसेटिव केस कह सकते हैं। द प्रेसिडेंट रेड द रेजोल्यूशन, हु रेड द रेजोल्यूशन, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मेरा सब्जेक्ट हो गया। व्हाट डिड द प्रेसिडेंट रीड, प्रेसिडेंट रेड द रेजोल्यूशन, तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। The firm gave the employees a bonus, the firm gave the employees a bonus, तो firm मेरा सब्जेक्ट है, firm ने क्या दिया, बोनस दिया, किसको दिया, एम्प्लॉइज को दिया, तो एम्प्लॉइज हो गया मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्म सब्जेक्ट, बोनस हो गया ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एम्प्लॉइज हो गया मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे मैं कहती हूँ डेटिव केस। वी सैट इन द 10th रो, अब यहाँ कौन बैठा 10th रो में, वी सैट, तो वी सैट इन द 10th रो। अब यहाँ देखो भाई इन आ रहा है, इन है एक तुम्हारा प्रीपोजिशन, और ये तुम्हारा प्रीपोजिशन है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट यू नो ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस। अब ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। सुशील लेफ्ट हिज सिस्टर अ फॉर्च्यून, हु लेफ्ट हिज सिस्टर अ फॉर्च्यून, सुशील, तो सुशील तो हमारा नॉमिनेटिव केस है, हम उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। सुशील ने क्या छोड़ा, सुशील ने एक फॉर्च्यून मतलब बहुत सारा पैसा छोड़ा, तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए छोड़ा, उसने छोड़ा अपनी सिस्टर के लिए, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूसेटिव केस। अब है डू यू नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन, डू यू नो, तो क्या तुम्हें पता है आंसर टू दैट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या रहेगा यहाँ पे आपका, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि आंसर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। द कैप्टन टॉक्ड अबाउट द रिक्रूट्स, कैप्टन ने क्या किया, कैप्टन ने बात की, किसके बारे में बात करी, रिक्रूट्स के बारे में बात की। रिक्रूट्स मतलब जो नए लोगों को अपॉइंट करना है, ये हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब हो गया तुम्हारा डेटिव केस। डिड अनीता प्ले एट द कॉन्सर्ट, क्या अनीता ने कॉन्सर्ट में प्ले किया, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनीता की, तो हम अनीता की ही बात कर रहे हैं, वो हमारी सब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। सीमा इज आवर फेवरेट इंस्ट्रक्टर, कौन है हमारा फेवरेट इंस्ट्रक्टर, सीमा है हमारी फेवरेट इंस्ट्रक्टर, मतलब सीमा सब्जेक्ट हो गई और सीमा क्या है, इंस्ट्रक्टर है, तो इंस्ट्रक्टर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव केस हो गया।
So guys, these are the answers. Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं. We bought copies of his latest book. Have the guests arrived? My brother was an aviator in the last war. The firm offered Dilip a better position. We left during the intermission. We bought copies of his latest book. हमें उसके latest book की copies मिली. ठीक है, हम subject हैं, हमें क्या मिली? हमें कॉपीज मिली. किसकी कॉपीज मिली? लेटेस्ट बुक. तो यहाँ लेटेस्ट बुक हो गया मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब हम बात कर रहे हैं डेटिव केस की. हैव द गेस्ट अराइव. हैव कौन अराइव्ड? गेस्ट अराइव. तो गेस्ट हो गए नॉमिनेटिव केस. माई ब्रदर वॉज एन एविएटर इन द लास्ट वॉर. मेरा ब्रदर जो था वो क्या था? एविएटर था. किस में था? लास्ट वॉर में था. तो एविएटर हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में. The firm offered Dilip a better position. फर्म ने ऑफर किया दिलीप को एक बेटर पोजीशन. तो यहाँ पे फर्म मेरा सब्जेक्ट है क्योंकि उसने ऑफर किया. उसने क्या ऑफर किया? बेटर पोजीशन. किसको ऑफर किया? दिलीप को. ठीक है, तो क्या ऑफर किया? ये हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव केस. अंडरस्टैंड. पहले सब्जेक्ट देखो, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ने क्या किया? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. उसने किसके लिए किया या क्यों किया? वो तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस. जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आ गया डेटिव केस. जो सब्जेक्ट है वो हो गया नॉमिनेटिव केस. वी लेफ्ट ड्यूरिंग द इंटरमिशन. तो इंटरमिशन क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट केस. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे ये सेंटेंसेस है 5. इसको समझो, वीडियो को पॉज करो, आंसर्स चेक करो और मतलब आंसर्स निकालो और अब इसके साथ अपने आंसर्स चेक करो. ठीक है, सो दीज आर योर आंसर्स. आई होप यू गॉट इट राइट. ठीक है, एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड. नाउ गाइज वी आर डन. वी आर टोटली डन विथ नाउन्स. हमने सब कुछ पढ़ लिया, नाउन के केसेस भी समझ लिया. अगर डाउट्स होते हैं तो उसके लिए पहली चीज तो सुनो, प्रैक्टिस करो. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि डाउट्स उसी को होते हैं जो पढ़ता है. जो पढ़ता ही नहीं उसको डाउट्स ही नहीं होते. और डाउट्स अगर आ रहे हैं और तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन को कॉपी करो, कमेंट बॉक्स में डालो एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट देयर. ठीक है, लेकिन अब टाइम है वोकैबुलरी का. और आज ना हम वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन की क्लास में पहले ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशंस देखने वाले हैं. Whenever you go to a nice coffee shop, like you go to Starbucks or you go to Cafe Coffee Day or you go to Bistro or any place like that, वहाँ पे ना बहुत सारे कॉफ़ीज़ होते हैं अलग अलग तरीके के. और हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें तो ना कॉफ़ी पता होती है कि भाई सिंपल अपन को पता है नेस्कैफे, या अपन को पता है ब्रू या सनराइज़ पता है. ये जो इतनी अलग अलग इटालियन और फ्रेंच नेम्स होते हैं ये तो आते ही नहीं हैं. तो और ये भी नहीं पता होता कि उस कॉफ़ी में होता क्या है. बहुत बार ऐसा होता है कि आपको वो मेन्यू कार्ड बोलता है सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, और हम बोलते हैं वो तो ठीक है, इसको बोलते कैसे. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट वेरी इजीली. अब यहाँ पे हमारे पास इटालियन ओरिजिन की कुछ कॉफ़ीज़ हैं और एक कॉफ़ी है फ्रेंच ओरिजिन की. सबसे पहला होता है एस्प्रेसो. एस्प्रेसो, इसमें एक्स नहीं आता. एस्प्रेसो, एस्प्रेसो का मतलब होता है इट्स लाइक कॉफ़ी पाउडर और बाकी का पूरा स्टीम. इसका मतलब इसमें एक बूंद भी मिल्क नहीं होता, शुगर नहीं होता. तो वो जो ब्लैक कॉफ़ी होती है ना उसे हम कहते हैं एस्प्रेसो. सेकंड होता है आपके पास कैपुचिनो. इट्स नॉट कैप्यूचिनो या कैपुचिनो नहीं है, ये कैपुचिनो. कैपुचिनो, कैपुचिनो. ठीक है, अब ये जो कैपुचिनो है ये क्या होता है? इसका मतलब होता है इसमें होता है एक डबल शॉट होता है कॉफ़ी का, उसके बाद होता है उसमें स्टीम्ड मिल्क और उसके बाद होता है उसमें मिल्क का फोम. इसका मतलब ये ऑलमोस्ट थोड़ी नॉर्मल कॉफ़ी जैसी होती है. ठीक है, अब आता है आपके पास अमेरिकानो. अमेरिकानो, अब अमेरिकानो क्या होता है? अमेरिकानो मतलब आपके पास एस्प्रेसो और वाटर. इसका मतलब सिर्फ इतना कॉफ़ी होता है और इतना वाटर होता है. तो ये एस्प्रेसो जैसी ही होती है, उससे थोड़ी बेटर होती है, थोड़ी उसके कंपैरिजन में थोड़ी लाइट होती है. अब है माचियातो.
माचियातो, ठीक है, इस खियाटो वियाटो मत बोलना इसको, ये है माचियातो। माचियातो क्या होता है, आपके पास एस्प्रेसो और उसके ऊपर वाटर की जगह होता है मिल्क में फोम, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लाते, लाते, इट्स नॉट लाटे, इट्स लाते। और लाते का कैसा रहता है, डबल एस, मतलब इसमें आपके पास कॉफी देन स्टीम मिल्क और मिल्क फोम, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कैपुचिनो, ठीक है, कैपुचिनो। अब है आपके पास मोका, ठीक है, इट्स नॉट मोचा, इट्स मोका। और मोका कैसे बनता है, आपके पास है पहले कॉफी शॉट, फिर चॉकलेट शॉट, फिर स्टीम मिल्क और मिल्क फोम, विच मीन्स इट्स अ टिपिकल चॉकलेटी कॉफी, ओके। अब एक होता है आपके पास जो फ्रेंच ओरिजिन की कॉफी है, जो है फ्रापे। और फ्रापे मतलब इट्स अ कोल्ड कॉफी, ठीक है। कोल्ड कॉफी में क्या रहता है, आपके पास कॉफी, कोल्ड मिल्क, आइस, और अगर उसके बाद व्हिप्ड क्रीम और आइसक्रीम डालिए, जो कि मेरी फेवरेट होती है। सो दैट्स इट। ये प्रोनाउंसिएशन पता होने चाहिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ऑफर समवन अ कप ऑफ कॉफी, प्रोनाउंस उसको क्लियरली करोगे आप, ठीक है। सो व्हाट आर द नेम्स, एस्प्रेसो, कैपुचिनो, अमेरिकानो, माचियातो, लाते, मोका एंड फ्रापे, ओके। अब आती हैं हमारे पास वोकैबुलरी टाइम, एंड वोकैबुलरी टाइम में हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोना वोकैबुलरी। क्योंकि अभी आप चाहे न्यूज़ पढ़ो या व्हाट्सएप ओपन करो या कहीं भी कुछ भी, फेसबुक, everywhere there are certain words that you are listening to, you are continuously hearing these words. What are these words? Epidemic, pandemic, contagious, या आप isolation and all, इतने सारे words हैं। इन वर्ड्स के हमें मतलब पता होने चाहिए। सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड, नो द सेकेंड वर्ड एक्चुअली, इट्स एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब क्या होता है, जब कोई डिजीज कहीं पे स्टार्ट हुई और एक पर्टिकुलर एरिया में फैल गई, तो उसे हम कहते हैं एपिडेमिक। जैसे कि उस गांव में हैजा फैला हुआ है या उस पर्टिकुलर गांव में मलेरिया फैला हुआ है, तो ये एक एपिडेमिक है, ठीक है। Occurrence of a particular disease in a large number of people in a particular area, जैसे कि the city was devastated, devastated हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। The city was devastated by an epidemic of malaria। अब आता है, ये तो अभी क्या हुआ, कोई बीमारी चालू हुई और मान लो किसी गांव में पूरी फैल गई। अब हम बात करते हैं, अगर कोई बीमारी चालू हुई और वो पूरे वर्ल्ड में फैल गई, पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि कोविड, उससे हम बोलते हैं पैंडेमिक। पैन का मतलब होता है पूरे, ऑल ओवर, तो पैंडेमिक कहते हैं। occurrence of a particular disease throughout a whole country or world, पूरी कंट्री में फैल गई या पूरे वर्ल्ड में फैल गई, उसे हम बोलते हैं एक पैंडेमिक। जैसे कि द करंट पैंडेमिक हैज caused a massive disaster, ठीक है। अब आता है आपके पास एक और वर्ड है जिसका मतलब है एयरबॉर्न। सब बोल रहे हैं अरे अरे कोविड जो है वो एयरबॉर्न है, एयरबॉर्न है। एयरबॉर्न क्या होता है, कैरीड थ्रू द एयर, ऐसा जिसके वायरस आप हवा में जो होते हैं ना वो कैरी कर लेते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एयरबॉर्न डिसीज। वी नीड टू वेयर मास्क एज दिस डिसीज इज एयरबॉर्न, ओके। नेक्स्ट वर्ड है एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक मतलब एक, जब आपको किसी चीज के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो हो गए आप सिम्प्टोमेटिक, लेकिन आपको किसी चीज के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम एसिम्प्टोमेटिक। मतलब शोइंग नो सिम्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज। He had no idea that he was suffering from coronavirus as he was asymptomatic, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, उन्हें हम बोलेंगे एसिम्प्टोमेटिक। अब आपके पास है वर्ड कंटेजियस। Contagious मतलब if there is like if you're describing a disease that can pass from one person to another usually by direct contact, okay, direct contact से अगर हो रहा है तो patients who are still contagious are kept in isolation। तो contagious का मतलब होता है जो एक से दूसरे को लग जाती है, उसे बोलते हो आप contagious disease, ठीक है। अब है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है जब आप किसी को आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इलनेस बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स।
जब आप किसी की पूरे सिम्टम्स देख के उसकी बीमारी का पता लगाते हो, उसको आप डायग्नाइज करते हो, उसको आप डायग्नोसिस करते हो, ठीक है। नॉट हैप्पी विथ हिज डायग्नोसिस आई कॉल्ड फॉर सेकंड ओपिनियन, मतलब मैं किसी डॉक्टर के पास गया, मुझे उसका डायग्नोसिस सही नहीं लगा, तो मैंने सोचा मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगा। ओके, सो गाइज हियर वी आर डन टोटली। अब ये मैंने वर्ड सिर्फ इसीलिए डिस्कस किए हैं, ठीक है, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो। आप कोई चीज़ रीड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। बट आई वुड वॉन्ट टू से समथिंग। आई अंडरस्टैंड दैट कोविड इज बैड, लेकिन आई थिंक वो हमको जितना फिजिकली अफेक्ट कर रहा है उससे ज़्यादा मेंटली अफेक्ट कर रहा है। सो जस्ट स्टे काम, इट्स ओके, इट इज़ अ वायरस, इट विल बी फाइन, पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स, स्टॉप वॉचिंग न्यूज़ फॉर सम टाइम। आप समझो क्या हो रहा है, आप बहुत ख्याल रखो, लेकिन पूरे टाइम नेगेटिव न्यूज़ मत देखो, ठीक है। लोगों की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, लेकिन लोग ठीक भी हो रहे हैं, और द प्रॉब्लम इज़ कि साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट कर रहा है। अपना बहुत ख्याल रखो, ख्याल रखने में 1% की भी गलती मत करो, लेकिन पूरे टाइम इतना मत डरो, ठीक है। रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं है कि मास्क उतारा और बाहर निकल लिए, बिल्कुल नहीं, पिटाई पड़ेगी। इसीलिए अंदर स्टे सेफ बट स्टे ओके। ये वाला पार्ट है ना दिमाग का, इसको थोड़ा सा कूल रखो, ठीक है। आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रोनाउंस। सो टेक केयर, enjoy, stay calm, stay safe, bye bye.